आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोब्स हमें किस किस चीजों में काम आते हैं हमारे इंसानों के वेलफेयर में। मैं इसलिए हंसती हूँ बिकॉज हमें बस इससे ही फर्क पड़ता है कि कोई भी चीज हमारे कितने काम आती है। ह्यूमंस आर सेल्फिश। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट हमें घर में कैसे काम आते हैं, इंडस्ट्रीज में कैसे काम आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये वाला हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट वाला थोड़ा सा वो है, प्रोसेस है पूरी। फिर माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के प्रोडक्शन में बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर्स। चलो नेक्स्ट। तो पहले तो एक बात कर ले हम। देखो माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स हर एक वो चीज है जो दिखती नहीं है इन द सेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत माइक्रो है, जो नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। और माइक्रोब्स में ये सारी चीजें आती है, वायरसेस, फिर वायरॉइड्स। एक आपके एनसीईआरटी में लाइन दी वाली है प्रायॉन्स। प्रायॉन्स भी माइक्रोब्स में ही आते हैं और प्रायॉन्स प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की फर्स्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर लेसन के फर्स्ट पेज पे दिए वाला है और इससे पीवाईक्यूज आता है। तो ये लाइन आपको भूलनी नहीं है, ये लाइन याद रखो एकदम। ओके, प्रायॉन्स प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं और तो ये सारी चीजें हमारी माइक्रोब्स में ही आती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ये देख लो, ये आपकी एनसीईआरटी में फोटो दिए वाली है। रॉड शेप्ड बैसिलस बोलते हैं हम इसको, और मैंने आपको इसमें ही बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में शेप्स एंड ऑल। और ये देख लेना एक बार, कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरसेस। फिर ये है हमारा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया नहीं होता है, ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया पे फीड करता है, बैक्टीरिया को खाता है नॉल, इन्फेक्ट करता है बेसिकली। और ये हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, ये इसका बड़ा वाला स्ट्रक्चर उधर दिए वाला है दूसरे लेसन में, वो हमने पढ़ा है। चलो नेक्स्ट। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे दही की। दही को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड। कर्ड में होते हैं LAB, लैब। दही में होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये मिल्क के प्रोटीन को कोएगुलेट कर लेते हैं। तो देखो हम दही बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मैं आज आपको दही बनाना सिखाती हूँ मुझे खुद नहीं आता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे गैस लगाओ, मस्त पतीला रखो, इसमें दूध डालो, ओके और फिर जब दूध एकदम ल्यूक वार्म हो जाए तो 1 चम्मच दही लो, उसको दूध में डालो, इसे मिक्स करो और रात भर एक उस पे ढक्कन ढक के रख दो। सुबह उठ के ये पूरे भगोने में बन जाएगा दही। तो हो गया हमारा दही का प्रोसेस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। ये होता है, देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया 2 चीजें करता है हमें हेल्प करने के लिए। पहले तो इसमें होता है विटामिन B12 इंक्रीज करता है ये, और दूसरा ये हमारे स्टमक में डिजीज कॉसिंग माइक्रो, जो हम डोसा इडली का डो बनाते हैं वो भी फर्मेंटेड होता है बैक्टीरिया से, इसलिए उस पे से पफ्ड अप अपीयरेंस आता है CO2 रिलीज होने की वजह से। एक और चीज, हम जो ये खाते हैं, क्या कहते हैं उसे, पिज्जा बेस। पिज्जा सब खाते हैं, पिज्जा बेस होता है। पिज्जा बेस में भी ईस्ट होता है। ईस्ट है एक यूनिसेल्युलर फंगाई जो एस्कोमाइसिड से बिलोंग करती है, भूलना मत, ये एस्कोमाइसिड से बिलोंग करती है। और चीज बनाने में, चीज सब लोग खाते हैं, चीज सबका फेवरेट होता है, तो चीज बनाने में भी माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक चीज होता है, चीज का नाम था स्विस चीज। स्विस चीज में बहुत ऐसे बड़े बड़े होल्स होते हैं, आपने इसमें देखा होगा ना, ये टॉम एंड जेरी में या फिर कार्टून्स में बताते हैं ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े होल्स वाला चीज होता है जो चूहों को बहुत पसंद होता है। तो वैसे बड़े बड़े होल्स वाला चीज, स्विस चीज का बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोलीबैक्टीरियम शर्मानी। स्विस चीज वाला ये होता है। फिर एक टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, ये
ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये बनता है फर्मेंटेशन ऑफ पाम। अलग अलग टाइप के खाना बनता है, मतलब अलग अलग टाइप का फूड प्रोडक्ट्स बनता है। सोयाबीन, बम्बू और फिश इनका फर्मेंटेशन करने से अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये सारी चीजें हैं, मतलब माइक्रोब्स हाउस होल्ड में ऐसे काम आते हैं हमारे। और ये जो ईस्ट है, ईस्ट हम बेकरी में यूज करते हैं। बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो ईस्ट से बनते हैं। तो ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है बेकर्स ईस्ट, जो बेकरी में यूज होता है वही सारे प्रोडक्ट्स बनाने में। इसका नाम है, क्या पता मैंने स्पेलिंग कितनी गलत लिखी है, बट चलो अभी आप समझ लो, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो इसका ये साइंटिफिक नेम है। तो माइक्रोब्स हमें इन चीजों में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में काम आते हैं। जैसे यही सारी चीजें हो गई। इडली डोसा का जो हम डो बनाते हैं वो भी ऐसे फूल जाता है CO2 रिलीज होने की वजह से, तो फर्मेंटेशन हो जाती है। ये देखो। फिर स्विस चीज में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है। स्विस चीज में एक और चीज का मैं नाम भूल गई थी। रोक्योट चीज एक फंजाई से बनता है। अभी इस फंजाई का नाम मुझे याद नहीं है यार। रोक्योरिटी, एक सेकंड में आपको चेक करके बताओ। क्या आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है? तो देखो, ये तो आपकी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो कभी पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा पता नहीं मुझे, बट स्टिल याद रख लो, इतना सा तो है। रोक्योट चीज बनता है फंजाई से, ये बात याद रखो, फंजाई से बनता है रोक्योट चीज, पेनिसिलियम रोक्योटी। तो अभी हम देखते हैं माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे काम आते हैं। देखो, जो भी बेवरेजेस ड्रिंक्स बनती है, फिर एंटीबायोटिक्स होता है, तो इन चीजों में माइक्रोब्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। और फिर आगे केमिकल्स एंड ऑल वो भी है। तो इसमें 3 पार्ट्स है। एक तो है, पहला है फर्मेंटेड बेवरेजेस, ड्रिंक्स एंड ऑल, अल्कोहल, ये सारी चीजें कैसे बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सुनो मेरी बात, अगर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन आता है तो 50 प्लस 75% चांसेस है कि वो इतने ही सेक्शन से आएगा। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ये इतना पैराग्राफ, इसलिए मैंने पूरा की पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का फोटो ही लगा दिया है यहाँ पे, बिकॉज इसमें से हम एक भी चीज मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस से स्टार्ट करते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, यहाँ पे ईस्ट यूज होता है, YEAST, तो ये दोनों वो एक ही है। फिर जैसे कोई ड्रिंक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखो, कोई ड्रिंक्स बनती है डिस्टिलेशन से, पहले होगी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होने के बाद जो भी ड्रिंक्स डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाती है वो अलग है, और जो बिना डिस्टिलेशन के होती है तो वो दोनों अलग अलग ड्रिंक्स के हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जिसका डिस्टिलेशन होता है और इधर नो डिस्टिलेशन। दो जो बहुत कॉमन हमें 2 नाम पता है वो है बियर एंड वाइन। बियर और वाइन में कोई डिस्टिलेशन नहीं होता। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये एक चीज आपको बहुत याद रखनी है कि डिस्टिलेशन किसमें होता है किसमें नहीं। बियर और वाइन जो 2 बहुत ज्यादा कॉमन चीजें है, इनमें डिस्टिलेशन नहीं होता। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे विस्की ब्रांडी रम में डिस्टिलेशन होता है। और ये सारी प्रोसेसेस के लिए देखो, अभी जब इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगते हैं करके, जैसे भगुने में दही, वैसी चीज नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगते हैं, तो ऐसी मशीनें होती है। वो ये एनसीईआरटी की फोटो है आपकी, देख लेना एक बार ध्यान से। तो इसमें इतना ही है। ये एक चीज आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, डिस्टिलेशन किसका होता है किसका नहीं होता है। तो बियर और वाइन का डिस्टिलेशन नहीं होता है, ध्यान से सुनो, बियर और वाइन का डिस्टिलेशन नहीं होता है, विस्की ब्रांडी रम का डिस्टिलेशन होता है। और ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है? ईस्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। ये भी बात आपको याद रखनी है कि ईस्ट इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। और जो भी लाइक बहुत सारी चीजें जैसे फ्रूट्स, सीरियल्स और इन सारी बहुत सारी चीजों का अलग अलग फर्मेंटेशन हम कराते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेसेस किसकी होती है किसी की नहीं, ऐसे ही जैसे हमने देखा। तो ये सारी चीजों से हम माइक्रोब्स की हेल्प से हमारे बेवरेजेस ड्रिंक्स बनाते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस कॉमन होती है। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। ये एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है वो उस चीज ने हमें इतना ज्यादा हेल्प किया है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आज के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे डिजीजेस एंटीबायोटिक्स से क्योर होते हैं। तो अभी एंटीबायोटिक्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं पहली एंटीबायोटिक के बारे में। वो थी, अभी ये तो पता होना ही चाहिए आपको, वो थी पेनिसिलिन नोटेनम। किसने देखी थी ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन से बैक्टीरिया पे काम कर रहा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? वो बैक्टीरिया का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, उससे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। इस पे काम करते टाइम ऐसे हुआ कि देखो, उसने देखा कि कहीं तो भी ना
ये एक प्लेट है ऐसा समझ लो, यहाँ पे ना कुछ तो भी ग्रो हो रहा है, लेकिन वहां पे ये जो ये है ये एक बैक्टीरिया है। ओके, तो ये बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस पे वो काम कर रहा था और उसने ऑब्जर्व किया कि स्टेफाइलोकोकस यहाँ पे ग्रो ही नहीं हो रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा है। बाद में जब उसको पता चला कि ओके यहाँ पे एक पेनिसिलिन नोटानम नाम का बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ को रोक रहा है, वो स्टेफाइलोकोकस को ग्रो ही नहीं होने दे रहा। तो इससे उसे पता चल गया कि ओके, बाद में उसने इसको पेनिसिलिन नाम दिया। तो पेनिसिलिन स्टेफाइलोकोकस को ग्रो ही नहीं होने दे रहा था। तो ये हो गया एंटीबायोटिक। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक का मीनिंग होता है एंटी लाइफ। एंटीबायोटिक मतलब एंटी लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट। किसके लाइफ के अगेंस्ट? हमारे नहीं, हमारे तो ये प्रो लाइफ है, ह्यूमंस के लिए ये प्रो लाइफ है बिकॉज ये हमारी जान बचाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन जैसे ये बैक्टीरियाज है, बैक्टीरियाज या फिर कोई कोई ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमको तंग करते हैं या फिर वैसे ही, तो उनके अगेंस्ट, उनकी लाइफ के अगेंस्ट, इसलिए एंटीबायोटिक। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा था, लेकिन इसको एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाने में दो और साइंटिस्ट का हाथ था। एक तो था हॉर्न्स, मुझे नाम याद नहीं है, फ्लोरे होगा ऐसा कुछ, होवर्ड फ्लोरे है, अर्नस्ट चेन है, मैं देखो नाम में कितना कंफ्यूज होती हूँ। इन्होंने बाद में इसको एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक बनाया और इनको मिला था नोबेल प्राइज। किस किस को? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे, इसको, इन तीनों को नोबेल प्राइज। कौन से ईयर में वो भी याद रखना है, आजादी के 2 साल पहले 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सोल्जर्स को क्योर करने में पेनिसिलिन बहुत ज्यादा काम आया था। एंटीबायोटिक से क्योर होने वाले डिजीजेस, पहला है वूपिंग कफ, इसको हम बोलते हैं काली खांसी। फिर है लेप्रोसी, डिप्थेरिया, इन सबके नाम लिख लेते हैं। डिप्थेरिया मतलब गलघोटू। देखो इनके आपको ये हिंदी वाले या फिर जो भी भाषा में ये है, ये वाले भी नाम याद रखने हैं। वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थेरिया, गलघोटू, लेप्रोसी कुष्ठ रोग और प्लेग। प्लेग का प्लेग ही है, प्लेग ने नाम दो दो नहीं रख रखे। और देखो एंटीबायोटिक्स का की डिस्कवरी के लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए बिकॉज इसने हमें बहुत वे में हेल्प किया है। तो ये डिजीजेस क्योर होते हैं, ये आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट हो गया आई गेस, इसमें इतना ही था याद रखने का और इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ही था पूरी एनसीईआरटी में। इसको हम थोड़ा सा स्टार मार्क लगा देंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने 5 स्टार यहाँ पे लगा दिया है। देखो अभी ये हम माइक्रोब जो है वो हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे 3 जगह काम आते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। एक तो जहां हमको फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने हैं, ड्रिंक्स एंड ऑल, वो सारी चीजें, फर्मेंटेड बेवरेजेस। उसके बाद सेकंड है, अभी अभी हमने देखा एंटीबायोटिक्स, जो सेकंडली वो हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो केमिकल एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से, जैसे हमें सपोज इंडस्ट्रियल लेवल पे एंजाइम्स चाहिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे कुछ भी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया से, माइक्रोब्स से, फंजाई से बना के लेते हैं खुद के लिए। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स। हाँ ये देखो, ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स और एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एस्परगिलस नाइगर, ये था एक फंजाई, ये क्या प्रोड्यूस करता था? सिट्रिक एसिड। तो देखो एस्परगिलस नाइगर जो है वो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है और ये एक फंजाई है। बाकी हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो सारे बैक्टीरिया है, ये पहला वाला एक फंजाई है। एसिटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है, देखो नाम में ही एसिटोबैक्टर आ रहा है, तो ये बैक्टीरिया है। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एसेटो, नाम में ही एसेटो आ रहा है, मतलब ये एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। सब नाम वाला खेल है, यहाँ पे इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सिर्फ एस्परगिलस नाइगर एक फंजाई है, इसको बैक्टीरिया में इंक्लूड मत कर लेना। फिर थर्ड है हमारा क्लोस्ट्रिडियम, ये भी बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करता है, नाम में ही लिखा है ब्यूटाइरिक एसिड। और लास्ट है हमारा लैब, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। YEAST, ईस्ट का नाम अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगी, एक तो मुझे स्पेलिंग्स लिखने में बहुत स्ट्रगल है, आपको बताइए। तो सैक्रोमाइसिस सिर्वसी, सैक्रोमाइसिस सिर्वसी वो है और ये प्रोड्यूस करती है इथेनॉल, लास्ट पेज पे ही बताया था। इथेनॉल, ईस्ट प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सिर्वसी, इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के लिए यूज होता है, मैंने अभी अभी लिख के दिया था। और ईस्ट एक फंजाई है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारी एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोब्स यूज होते हैं। लाइपेजेस फ्रॉम लॉन्ड्री, अभी यहाँ से है ना चीजें लिखने की है, यहाँ से बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट चीजें लिखने की है। लाइपेजेस
are used in detergent formulations, helpful in removing oily stains from laundry. ये है एंजाइम्स, एंजाइम्स की बात हो रही है. लाइपेजेस, डिटर्जेंट्स में लाइपेजेस क्यों यूज होते हैं? ऑयल, हमारी सपोज कोई ड्रेस पे, हम रिसेप्शन में मस्त खाना खा रहे हैं और कोई ड्रेस पे ऑयली स्टेन लग गया, तो वो ऑयली स्टेन निकालने के लिए हम क्या होता है वो लिपिड, तो लिपिड को ये करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हम लाइपेजेस एंजाइम्स डिटर्जेंट्स में डालते हैं, तो डिटर्जेंट्स वो ऑयली स्टेन हटा देते हैं. You must have noticed bottled fruit juices bought from market are clearer as compared to those made at home. These bottled juices are clarified by use of pectinases and proteases. Bottled fruit juices में जो भी अभी जैसे हमने bottled fruit juice जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक भी ऐसा सॉलिड पार्टिकल ना रह जाए, इसलिए उसमें डालते हैं प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस. पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे लिपिड है लाइपेजेस, वो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, वैसे ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं. ये एंजाइम्स है तो एजेस आ जाएगा. नेक्स्ट, streptokinase produced by bacterium streptococcus and modified by genetic engineering is used as clot buster. Okay, अभी थर्ड एंजाइम देखो, ये सारे एंजाइम्स है, एंजाइम्स के आगे एक और चीज, एंजाइम्स के आगे एज आता है. देखो लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस. अभी हमने स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम मॉडिफाई करके ये फाइनली हमको एंजाइम मिलती है जो किस काम आती है? क्लॉट बस्टर. जहां से ब्लड फ्लो होता है वहां पे अगर क्लॉट बन गया तो उस क्लॉट को बर्स्ट करने के लिए, हमारा ब्लड फ्लो नॉर्मल करने के लिए हम क्लॉट बस्टर्स का यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस का. फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, देखो मैंने बोला था पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वही हार्ट अटैक काइंड ऑफ थिंग, और लीडिंग टू हार्ट अटैक, ऑब्वियसली वही बोला मैंने अभी. देखो इतनी चीजें हमने याद कर ली. अभी बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये जो देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients is produced by fungus Trichoderma polysporum. साइक्लोस्पोरिन ए, एंजाइम्स पढ़ी सबसे पहले, केमिकल्स पढ़े, फिर एंजाइम्स पढ़ी, फिर अभी हम पढ़ने वाले हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए. साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस करता है. जैसे क्या होता है, किसी इंसान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, सपोज किडनी का ट्रांसप्लांट कर दिया हमने, बट जो बॉडी है उसको पता होता है कि ये मेरी किडनी नहीं है, ये किसी और की किडनी मेरी बॉडी में डाली गई है, तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आता है उस किडनी के अगेंस्ट, उस किडनी को एक्सेप्ट बॉडी नहीं करती है, तो इम्यून रिस्पॉन्स जो उसके अगेंस्ट आता है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए किडनी ऐसे वैसे, तो उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए हो गया. तो ये क्या करता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत हेल्प करता है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है. समझी बात? ए से एजेंट याद रख लेना. इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट कौन है? साइक्लोस्पोरिन ए. यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची है. हमने एंजाइम्स पढ़ लिए ना, पहली थी लाइपेज, प्रोटीएजेस, पेक्टिनेजेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज, तीन हमने एंजाइम्स पढ़े. तो अभी मैं ये इरेज कर रही हूँ, एंजाइम्स आप एक बार रिवाइज कर लेना. लाइपेजेस डिटर्जेंट्स में होती है, प्रोटीएजेस पेक्टिनेजेस बॉटल फ्रूट जूसेस बॉटल्स में होते हैं जो मार्केट से हम लाते हैं, और स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और वो है क्लॉट बस्टर. स्टेटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. Blood cholesterol lowering agents. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of कोलेस्ट्रॉल. सबसे पहले तो स्टेटिन्स क्या होते हैं? एक ईस्ट है उसका नाम है मोनास्कस परपेरियस. मोनास्कस परपेरियस, तो ये जो ईस्ट है ये स्टेटिन्स प्रोड्यूस करता है. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट स्टेटिन्स, ये एक ही चीज मुझे हमेशा से याद ही रहती थी, वो है स्टेटिन्स जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट. ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल कम करने के लिए स्टेटिन्स यूज होते हैं. ईस्ट का नाम क्या है? मोनास्कस परपेरियस, ये प्रोड्यूस करता है स्टेटिन्स. स्टेटिन्स है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट्स. अभी लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है,
लास्ट लाइन है इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं यार, एनसीईआरटी की कोई भी लाइन्स पे आते हैं। तो इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अभी देखो, सपोज ये एक एंजाइम है जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है, तो स्टेटिन्स क्या करते हैं, इससे कम्पीट करते हैं, इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देते हैं कि नहीं मैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाने दूंगा, ऐसे करके वो कॉम्पिटिटिवली कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इनहिबिट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं। ये माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये बहुत सही चीज है, ये बच्चों को समझ में नहीं आती है, ये एकदम ध्यान से सुनना है। ओके, सबसे पहले तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सीवेज क्या होता है, जो भी गंद हम पानी में फैलाते हैं उसको बोलते हैं सीवेज। मैं फोटो लाई हूं तो बताती हूँ। नहीं, सीवेज की मैंने फोटो नहीं लाई, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इधर देखो, बात सुनो। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक हमारे पास ये होता है, इसका नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये वाले पार्ट में भी देर भी लगे, बट ये आपको पूरा इस बार इस वीडियो में समझ आ जाएगा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इसमें हमने क्या किया, हमारा सारा गंद वाला पानी लाया है। पानी मैंने ग्रीन से ब्लू से बनाना चाहिए, तो मैंने ये सेटलिंग टैंक की ब्लू से बना रखा है। हम हमारा पानी कोई और कलर से बना लेंगे, इससे लाइट ब्लू से चलो पानी बना लेते हैं। ये है हमारा पानी। ओके, इसमें बहुत सारी गंद भी है, ये कुछ ना कुछ चीजें हैं इसमें। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जो भी ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है हमारी सीवेज में। अब सपोज सीवेज में बहुत सारी चीजें होती है ना, प्लास्टिक होगा, पॉलिथीन होगा, कुछ भी बड़ा बड़ा कचरा, सॉलिड कचरा, ऐसे बहुत सारा जो नेकेड आइज से दिख सके वैसा कचरा, उसको हम फिल्ट्रेट कर लेते हैं। वो तो फिल्टर कर लेते हैं, वो सारा कचरा निकाल देते हैं, अब सिर्फ गंदा पानी बचा है। ऐसा हम करेंगे तो इसमें से हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन होता है। प्राइमरी टैंक में क्या होगा बेटा, सिर्फ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद क्या होगा, एक यहाँ पे होता है फिल्ट्रेशन, जो भी सॉलिड्स है, बहुत सारे सॉलिड्स, बहुत सारा कचरा, अभी सीवेज वाटर में कुछ भी होता है, लिटरली सारी गंद जो हम इंसानों ने फैला रखी है वो होती है सीवेज वाटर में। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट पे हम सारे सॉलिड्स निकाल लेंगे, इस पूरे पानी को फिल्टर कर लेंगे छन्नी के जैसे, और फिर सारा सॉलिड निकल गया, सिर्फ बचा है गंदा पानी। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन होगा। और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो पानी बचता है, फिल्ट्रेशन हो गया, सारी गंद निकल गई, अभी जो पानी बचा है उसको बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। इसको सिर्फ इफ्लुएंट बोलते हैं, सुनो, इसको बोलते हैं इफ्लुएंट। जो पानी हमारे पास बचा है, एक एक चीज है, सुनो, अभी हमारे पास क्या है, इफ्लुएंट। ओके, अभी नेक्स्ट सेकंड है हमारी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अभी हम करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एकदम ध्यान से सुनना ये बात। यहाँ पे है एक तो हमारा, इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक, देखो अभी मैं आपको एक बहुत सही चीज समझाऊंगी, वो है बीओडी। बीओडी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो हमारा इफ्लुएंट बचा है, इसके अंदर होंगे ऑर्गेनिक माइक्रोब्स, कुछ ना कुछ माइक्रोब्स होंगे इसके अंदर, और गंद भी होंगी यहाँ पे फैली होंगी, कुछ ना कुछ गंदगी, या फिर दूसरे माइक्रोब्स एंड ऑल, ऐसी सारी चीजें हैं। तो ये जो माइक्रोब्स है वो इस गंदगी को, ये जो गंदगी है, येलो कलर में गंदगी है, हमारे रेड कलर के जो है वो माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स इस गंदगी को डाइजेस्ट करते हैं। वो माइक्रोब्स इस गंदगी को डाइजेस्ट करते हैं और उससे खुद के लिए एटीपी बना लेते हैं और खुद का मजे करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एटीपी बनाएंगे खुद के लिए, तो उनका काम हो गया, उनका फायदा है। पर इस चीज में उनको एक चीज लगती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये है एरोबिक। ओके, जो एरोबिक है उनको लगेगी ऑक्सीजन। इस पानी का हम बीओडी कैसे मेजर करेंगे, बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इनको कितना ऑक्सीजन लगेगा, हम अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला गेम खेलते हैं। जितनी ज्यादा गंद उतना ज्यादा हमें लगेंगे माइक्रोब्स, इतनी ज्यादा माइक्रोब्स को ऑक्सीजन लगेगी। ऑक्सीजन डिमांड, उनको डिमांड है ना ऑक्सीजन की, तो जितनी ज्यादा गंद उतनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड इज इक्वल्स टू हायर
BOD, मोर पोल्यूटेड वाटर। तो BOD, ध्यान से सुनो, BOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटेड वाटर। जितना ज्यादा BOD उतना ज्यादा पोल्यूटेड वाटर। यहां तक समझी बात? BOD का कॉन्सेप्ट समझ गया है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है बायोलॉजिकल। एक याद रखो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल, बिकॉज यहाँ पे हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लाइक माइक्रोब्स एंड ऑल। पहले वाला तो फिल्ट्रेशन था ना, तो पहले वाले में क्या हुआ था, ये देखो कहाँ पे क्या हुआ। पहले वाले में हमने सेडिमेंटेशन किया है। एक्चुअली फिल्ट्रेशन मतलब सेडिमेंटेशन कैसे किया, ये सारी जो भी सॉलिड चीजें हैं वो यहाँ पे सेटल हो गई, फिर हमने ये निकाल लिया हमारा वाटर। समझी बात? एरिएशन टैंक में क्या होने वाला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एयर पंप करेंगे, बिकॉज ये जो हमारे ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो हमारे ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरिया है वो इस गंध को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, बहुत सारी चीजें हो सकती है, अभी आप कंसिडर कर लो, तो वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो उनको उस डाइजेस्ट करने के लिए क्या लगता है, BOD। हमने अभी BOD की बात की, इसलिए इनको एयर लगती है, तो हम इसको एयर देंगे। ये है एरोबिक बैक्टीरिया, इसलिए इनको एयर लगती है, एयर ऑक्सीजन लगता है इनको। फ्लॉक्स भी बताना था मुझे आपको, एक चीज है फ्लॉक्स, FLOCKS, फ्लॉक्स बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक प्लस फंजाई मिलके फ्लॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम फ्लॉक्स कैसे ड्रॉ करें, एक सेकंड, ये बन गए हैं फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स में क्या है, हमारा जो एरोबिक बैक्टीरिया है, ये जो मैंने रेड से बनाया, अभी मैं वो इरेज कर रही हूँ बिकॉज वो अभी फ्लॉक बन चुका है, वो फ्लॉक्स के अंदर आ जाएगा। फ्लॉक्स क्या होते हैं, फंजाई प्लस बैक्टीरिया कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। अभी हमने यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया देखा जिसको O2 लग रहा है चीजों को डाइजेस्ट करने में, तो वो फंजाई के साथ मिलकर ऐसे फ्लॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बना लेता। अभी जो भी हमारा वो डाइजेस्ट करने का काम है वो कौन करेगा, फ्लॉक्स करेंगे। अब क्या होता है, इन फ्लॉक्स ने ये सारी इसको डाइजेस्ट कर लिया, सारे इनको डाइजेस्ट कर लिया, तो और नहीं बनानी चाहिए थी, अभी इरेज करने का टाइम आया है। डाइजेस्ट कर लिया, ओके। जो भी यहाँ पे अभी वो पानी था जो पूरा क्लियर हो चुका है, वो हमने बहा दिया, रिवरों में। अभी वो पानी पूरा क्लीन हो गया, इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। सिर्फ अभी ये हमारे एरोबिक बैक्टीरिया जो है, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ क्या हुआ, वो अभी भी इस टैंक में ही है, वो हो गए सेटल डाउन। जो भी फ्लॉक्स थे जो उनको खा रहे थे वो हो गए सेटल डाउन, और यहाँ से हमने वो इफ्लुएंट निकाल लिया है। फिर इसको हम पास ऑन करेंगे दूसरे टैंक में। अभी इसका भी नाम आपको याद रखना है, एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अभी तक हमने क्या किया, ये जो हमारा पहला वाला ये है उसका नाम है एरिएशन टैंक, यहाँ पे लिखे वाला है एरिएशन टैंक। एरिएशन टैंक इसको इसलिए बोला है बिकॉज हम यहाँ से साइड से एक पंप के थ्रू, यहाँ पे ऐसा हमने एक पंप लगाया है और पंप के थ्रू हम इसमें एयर पंप कर रहे हैं, बिकॉज वहां पे है ऑर्गेनिक बैक्टीरिया और फंजाई का फ्लॉक्स बने वाले हैं, तो वो एरोबिक है बिकॉज, तो इसलिए ना वो एरोबिक है, इसलिए उनको एयर लगती है, उनको ऑक्सीजन लगता है बाकी के मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए। उन्होंने वो मटेरियल को डाइजेस्ट कर लिया, ओके। डाइजेस्ट करने के बाद जो पानी था वो पूरा क्लीन हो गया। अभी हमने पानी बहा दिया, अभी क्या बचा है हमारे पास, ये जो फ्लॉक्स थे उन्होंने खा पी के मस्त अभी पेट उन्होंने भर लिया है अपना, और पेट भरने के बाद हम सो जाते हैं, तो ये फ्लॉक्स आ गए नीचे एकदम कर गए। फिर बहुत सारे दूध में बस 1 चम्मच ऐसे दही डालते हैं, ल्यूक वार्म करके। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में सिखाया है दही कैसे बनाना है, तो ल्यूक वार्म करके उसमें मिक्स करके रख देते हैं, तो वो 1 ही चम्मच दही पूरे दूध को दही बना देता है। तो वैसे ही उसको बोलते हैं इनोक्यूलम बोलते, थोड़ा सा कुछ भी पार्ट लेना किस चीज का और बाद में उसको घोल के ऐसे, तो इसका भी हम इनोक्यूलम ले लेंगे थोड़ा सा। क्यों? बिकॉज इसको हम नेक्स्ट टाइम डालेंगे ना, नेक्स्ट टाइम भी हमको इनसे काम कराना है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमने ये निकाला। अच्छा, इसका एक बार नाम बता देती हूँ मैं आपको, एक्टिवेटेड स्लज। देखो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, पानी बहा दिया, बचा है एक्टिवेटेड स्लज। जो एक्टिवेटेड स्लज है इसको हमने, एक्टिवेटेड स्लज बोलते नीचे बैठे वाली चीज है, ये फ्लॉक्स होते हैं बैक्टीरिया प्लस के एसोसिएशंस जिनको लगता है ऑक्सीजन। मैं कितनी बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या हो रहा है। इसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में से हमने इनोक्यूलम निकाला, कुछ भी पूछ लिया जाता है आपको पता चाहिए हमने किसमें से क्या निकाला है, क्यों निकाला है। इसको एक्टिवेटेड स्लज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अभी यहाँ पे हमारे वो एक्टिव बैक्टीरिया है ना, जो खा पी के मस्त ऐसे बैठे हैं नीचे सेटल डाउन होके, इन्होंने अभी बहुत सारा हिस्सा है खाना एंड ऑल। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए, हमारे नौकर है ये,
तो इनको नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए हमने थोड़े से और नौकर निकाल लिए। हम बचे हुए नौकरों को डाल रहे हैं इसमें। ये है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अभी हम यहाँ पे इनके साथ बहुत बुरा काम करेंगे, वो है यहाँ पे छोड़ देंगे हम एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है इनको एयर नहीं लगती। पहली बात, एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत बुरे बैक्टीरिया है, बुरे समझ लो। अभी ये बुरे बैक्टीरिया, ये जो अच्छे स्लेव्स, हमारे स्लेव्स ने जो हमारे लिए इतना काम किया, हमारे लिए पानी साफ करके दिया, लेकिन हम इंसान है बहुत बुरे, तो हम क्या करेंगे, इनको मरवा देंगे। ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये अभी सारे इसको क्लियर कर देगा एक एक करके। तो जो हमारे फ्लॉक्स थे उसको एनारोबिक बैक्टीरिया, ओके थोड़ा सा बना ही लेती हूँ आप और ये भूल जाओगे क्या चल रहा है। हाँ, तो उसको उन्होंने खा लिया। ऐसे कंप्लीट होती है प्रोसेस। और अभी हमने ये जो इनोक्यूलम निकाला है इसको हम, हमारे ही स्लेव्स है ये, इनको हमने मारा नहीं है, बाकी के हमने सारे स्लेव्स को मार दिया। हमारा काम हुआ। शाहजहां ने हाथ काट दिए थे जिन्होंने भी ताजमहल बनाया था उन मजदूरों का, तो हमने तो मजदूरी काट दी है, हमने मजदूरों को मरवा दिया है। इसको हम नेक्स्ट टाइम इसमें डालेंगे खुद के काम के लिए, समझा। इसको हम क्या बोलेंगे, इनोक्यूलम, यहाँ पे लिख देती हूँ। ऐसे कंप्लीट होता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। देखो हमारी काऊ है, काऊ के स्टमक में, काऊ के स्टमक को हम रूमेन बोलते हैं, रूमेन बोल के एक पार्ट होता है, रूमेन में होते हैं मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस एक बैक्टीरिया है जो काऊ के रूमेन में होता है। अभी ये बैक्टीरिया क्या करेगा, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करेगा। अभी इमेजिन करो, ये है मेरी काऊ। काऊ का मुंह छोटा नहीं होता है, बट मुंह ऐसा बनाएंगे इसका, डायनासोर बन गया है। बट एनीवेज ओके, इसके यहाँ पे पेट में क्या होता है, मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस क्या डाइजेस्ट करते हैं, सेल्यूलोज। मीथेनोजेंस सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं, और सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के बाद गैस निकालते हैं। वो गैस होती है बायोगैस। ये मेजर कंपोनेंट है बायोगैस का। तो बायोगैस रिलीज करते हैं। पर अभी इन्होंने, पर जो गोबर होता है, गोबर में कुछ ये बच जाते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बच गया। तो इस बचे हुए सेल्यूलोज को, अब इन बचे हुए सेल्यूलोज और गोबर के साथ क्या आते हैं, मीथेनोजेंस। तो सेल्यूलोज बच गया, ये रहा हमारा बायोगैस प्लांट। ओके, जो भी हमारा सेल्यूलोज और मीथेनोजेंस बच गए हैं उनको हम यहाँ पे लाएंगे। ओके, ये हमने वो बचा हुआ गोबर यहाँ पे डाला, गोबर के अंदर ही ये वो सारी चीजें, ये हमने यहाँ पे बचा हुआ हमारा सारा गोबर डाल दिया। बचा हुआ इन द सेंस वही गोबर, बिकॉज बाकी तो उन्होंने गैस में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अभी इसमें बचा हुआ है। तो इस बचे हुए का हम इस्तेमाल खुद के लिए करेंगे। हम हर एक चीज का इस्तेमाल इंसान खुद के ही लिए करता है। हमने इस गोबर को पानी के साथ मिला लिया, पानी के साथ गोबर मिला लिया, यहाँ पे बन गया हमारा स्लरी। ये स्लरी बड़े से डाइजेस्टर में जाएगी, यहाँ पे वो डाइजेस्ट होगा और गैसेस रिलीज होंगी। ये देखो, ये बायोगैस में होता है, ऐसे CH4 CO2 H2 होता है। तो ये सारी चीजें, तो अभी है ना, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, ये सारी गैसेस रिलीज हुई है। तो ये जो डोम है, डोम इन द सेंस ये यहाँ पे होता है, डोम एक, वो रेज हो जाता है ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ फूल जाता है। उसके बाद जो गैसेस है, हमने इस वाली पाइप से गैसेस निकाल ली। अब हम इसको अपने लिए यूज करेंगे कोई भी चीज के लिए। फिर यहाँ पे स्लज बचा है, स्लज इन द सेंस बचा हुआ, अभी जो पार्ट जिसमें कोई सेल्यूलोज भी नहीं बचा है, जिसमें कोई मीथेनोजेंस भी नहीं है, ये जो पार्ट है, ये जो स्लज बचा है, इस स्लज को हम मैन्योर की तरह यूज करते हैं। मतलब इनको हम हमारे खाद की तरह यूज करते हैं, प्लांट्स पे छिड़केंगे इसको। ओके, समझ गया बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट का पूरा मतलब ये है, आप एक बार NCERT से ये रीड कर लेना। मैंने, हाँ, और गड्ढा हमारा, ये जो गड्ढा हमने खोदा है ये डालने के लिए, ये 10 से 15 फीट डीप होता है। बायोगैस की टेक्नोलॉजी किसकी वजह से आई थी, IARI। इसके फुल फॉर्म्स आप देख लेना, इन द सेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। KVIC, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, KVIC, ये दोनों याद रख लेना आप। KVIC है खादी विलेज इंडस्ट्री और कमीशन। इतनी गंदी हैंडराइटिंग ना, मैं अच्छे से लिखूं क्या, हाँ, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। समझी बात। तो इनकी वजह से ये हमारे पास टेक्नोलॉजी आ पाई है। ये हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स हो गया। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होते हैं, देखो कोई भी हमारी झाड़ पे या फिर हमारी कोई फसलों पे कोई कीड़ा है जो हमें तंग कर रहा है, वो बार बार हमारे प्लांट्स खा लेता है और, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई तो भी कीड़ा ढूंढ के लाएंगे जो इस कीड़े को खा रहा है। तो वो
इस कीड़े पे फीड करता है, उसको ये कीड़ा खाना पसंद है, हम ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट लाएंगे और इसको डाल देंगे तो ये खा लेगा। हम पेस्टिसाइड्स एंड ऑल भी डाल सकते हैं, बट इससे क्या होता है, पेस्टिसाइड्स हमारे एक तो वो वाटर में भी मतलब सॉइल में भी वो मिक्स हो रही है, तो अब वो प्लांट भी लेता है तो वो उससे प्लांट पे भी असर पड़ता है, सॉइल पे भी असर पड़ता है, वाटर पे भी असर पड़ता है, बहुत सारी चीजों पे भी असर पड़ता है, एनवायरमेंट पे भी असर पड़ता है, तो इसलिए वो अच्छी बात नहीं है। उस पर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स नहीं दिखते बट लॉन्ग टर्म में वो अपने लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमने बायो कंट्रोल एजेंट ढूंढे। अभी बायो कंट्रोल एजेंट उस पर्टिकुलर कीड़े को खा लेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो अभी बायो कंट्रोल एजेंट्स में एक सेकंड देखो, ये मैंने ऑलरेडी मैं लिख के लाई हुई है अभी जैसे ये देखो, मैंने बायो कंट्रोल एजेंट के नाम यहाँ लिखे है और यहाँ ऑर्गेनिज्म जिसपे वो फीड कर रहा है। लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई जो होते हैं वो एफिड्स और मॉस्किटोज को खाते हैं। आपने कभी देखा होगा ऐसे ड्रैगन फ्लाई वो होती है, वो हमें देखने मिलती है ना ऐसी ड्रैगन फ्लाई, आप सर्च कर लेना आपको पता चल जाएगा कि ये देखी है आपने। ड्रैगन फ्लाइज बहुत दिखते हैं हमें, वो ऐसे फटफट फटफट करने वाले बूम वो। और लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाइज फीड करते हैं एफिड्स और मॉस्किटोज पे। उसके बाद ये जो बीटी पाउडर है अभी ना बटरफ्लाई कैटल भी हमें तंग करती है। हम क्या करते हैं, बीटी कॉटन जो हमने पढ़ा था वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। हम क्या कर रहे हैं, कॉटन के लिटरली जीन्स के लेवल पे जाके उसमें उसमें अल्टरेशन एंड ऑल कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए। बट यहाँ पे हम पाउडर छिड़क रहे हैं, एक ड्राई पाउडर होता है उसको हम छिड़कते हैं और वो उसमें स्पोर्स होते हैं। एक्चुअली बीटी के स्पोर, बीटी क्या है मैं वो बता दूं और आप वही कंफ्यूजन में रह जाओगे कि बीटी क्या है। बैसिलस थेरेंजेनेसिस ये है एक बैक्टीरिया, बैसिलस थेरेंजेनेसिस। तो बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल ऐसे प्लांट्स भी होते हैं। तो बीटी पाउडर हम कैसे यूज कर रहे हैं, हम उसके स्पोर्स डालेंगे और उन स्पोर्स पे जो भी फीड करेगा, अब जैसे ये है बटरफ्लाई कैटरपिलर, तो ये उस स्पोर्स को देखेगी, ये उसको खाएगी। अगर ये उस स्पोर्स को खाती है, ये स्पोर्स गट में इसके कैटरपिलर के गट में मतलब उसके पेट में है अल्कलाइन पीएच। ध्यान में रखना, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। अल्कलाइन पीएच, एसिडिक नहीं, अल्कलाइन पीएच। तो अल्कलाइन पीएच में क्या होता है, ये स्पोर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये उसके पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे एंड फिर कैटरपिलर मर जाएगी। तो अल्कलाइन पीएच में वो एक्टिव होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइकोडर्मा। ये फ्री लिविंग और रूट इकोसिस्टम में मिलेगा और ये मेनी प्लांट्स में होता है। ट्राइकोडर्मा एक अच्छा सा बायो कंट्रोल एजेंट है, ये एक फंजाई है, ये भी याद रखो, फंजाई। उसके बाद जैसे एक और है हमारे पास, इसका नाम है बैक्यूलोवायरसिस। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये है इंसेक्ट एंड अर्थ्रोपोड्स पे फीड करता है। बैक्यूलोवायरसेस इंसेक्ट्स एंड अर्थ्रोपोड्स पे फीड करते हैं। ओके, और ये एक जीनस के होते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस जीनस के होते हैं, जो एक तो स्पीशीज स्पेसिफिक है। यहाँ पे इनकी चीजें लिखेंगे हम, इनकी प्रॉपर्टीज। स्पीशीज स्पेसिफिक, देखो बहुत सी बार क्या होता है, अगर हम फर्टिलाइजर्स ये सारी चीजें डालते हैं, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल, तो जो काम के कीड़े हैं, काम के नहीं बोल सकते बट जो हमें तंग नहीं भी कर रहे हैं वो भी मर जाते हैं, काम के भी मर जाते हैं, सारी चीजें मर जाती है अगर वो हम डाल रहे हैं। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक है, ये भी न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस। और जितने भी हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स देखे ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। लाइक लेडी बर्ड ड्रैगन फ्लाई इस पे ही फीड करेगा, ये बीटी सिर्फ बटरफ्लाई कैटन पे काम करेगा एंड ऑल। तो ऐसे ही स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। और नैरो स्पेक्ट्रम, वही बात है यार, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब वही कि कम स्पीशीज को वो मारते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक है एकदम, इनका ना कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लाइक ये प्लांट को अफेक्ट नहीं कर रहे, ये सॉइल को अफेक्ट नहीं कर रहे, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें तंग कर रहा है, उसको ही ये मारेंगे। तो इसलिए ये हमारे हित में काम कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। देखो बायो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो हमारी सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं सॉइल को, उसको बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स ये होते हैं, फर्स्ट तो बैक्टीरिया, फंजाई, सियानोबैक्टीरिया मतलब बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गे। मुझे पता है कि आपने क्या कहते हैं उसे, कौन सा लेसन था वो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि बीजीए क्या है। हमें देखो, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज्यादा नीड है, बिकॉज जो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर्स एंड ऑल है, वो कितनी हमें कितना हार्म पहुंचा रहे हैं। जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं। बायो मतलब जिंदा,
लाइफ। तो ये देखो, ये जिंदा फर्टिलाइजर्स हमने ला लिए हैं। एक होता है राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में आपने सुना ही होगा। राइजोबियम क्या करता है, रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है प्लांट्स के। ये प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है और ये प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, N2 फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले पाता। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है प्लांट की, और बदले में प्लांट से कुछ ना कुछ लेता होगा। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। फिर सेकेंड, फ्री लिविंग भी होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो वो जस्ट फ्री लिविंग सॉइल में पड़े हैं, उसका कोई एसोसिएशन नहीं है किसी प्लांट से, तो वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सॉइल की क्वालिटी को इनरिच कर देते हैं। अभी बहुत सारा फिक्स नाइट्रोजन वहां पे है प्लांट को कंज्यूम करने के लिए। तो ये भी ओवरऑल प्लांट की डेवलपमेंट की तरफ है। तो इसलिए फ्री लिविंग एजोस्पिरिलम, सेकंड है एजोटोबैक्टर। अभी नेक्स्ट है फंगाई, जो हमारे साथ मतलब प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, माइकोराइजा। फंगाई प्लस रूट्स, ये इज इक्वल्स टू माइकोराइजा। मेनली जो भी माइकोराइजा होते हैं वो ग्लोमस जीनस से बिलोंग करते हैं। फंगस जो होता है वो फॉस्फोरस एंड वाटर एंड ऑल, ये सारी मतलब प्लांट को ना एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, प्लांट को चीजें देता है, ऐसे प्रोवाइड करता है कि नहीं नहीं ये ले लो, जो चाहिए वो ले लो, ऐसे हेल्प करता है फंजाई कुछ भी एब्जॉर्ब करने में, प्लांट को न्यूट्रिएंट्स लेने में। उसके बदले में प्लांट्स उसको प्रोवाइड करते हैं फूड। ओके, प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, ये म्यूचुअल उनका ऐसे बनने वाला है। अगर यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनका, तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, प्लांट को ओवरऑल बहुत फायदा है। बिकॉज एक तो प्लांट को इसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है रूट बोर्न डिजीज। रूट बोर्न डिजीज है, जो भी रूट्स की डिजीज है उससे रेजिस्टेंट मिल जाता है, बिकॉज माइकोराइजा के साथ हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना, तो ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, फिर हमें इससे रेजिस्टेंस मिलता है, टॉलरेंस मिलता है सैलिनिटी को, टॉलरेंस टू सैलिनिटी। मतलब हम सैलिनिटी और टॉलरेट कर सकते हैं। सैलिनिटी बोल तो नमक ज्यादा होना, नमक अगर ज्यादा भी रहा उस एरिया में तो भी हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। इंक्रीज्ड सैलिनिटी को भी हम टॉलरेट कर सकते हैं, ड्रॉट्स को भी हम टॉलरेट कर सकते हैं इनकी हद से। तो ओवरऑल ये हमारे लिए बहुत माइकोराइजा बहुत अच्छी चीज है जो प्लांट्स को हेल्प कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया। ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, बताया था मैंने। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, अभी तो हमने देखा। तो इसमें देखो और भी है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑक्सिलिडोरिया। एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑक्सिलिडोरिया, ये 3 एग्जाम्पल्स है और ये आपको तीनों की तीनों याद रखने हैं। ये भी बायो फर्टिलाइजर्स ही है हमारे। ये सबसे इंपॉर्टेंट किसकी फील्ड में होते हैं, आई एम वेरी सॉरी, मेरी आवाज, मेरा थोड़ा सा गला खराब है अभी। पैडी फील्ड में होते हैं। ये फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं बिकॉज ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। तो यही था ऑलमोस्ट, मैंने सारी चीजें पढ़ा दी है, पर फिर भी मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ छूटा तो नहीं एनसीईआरटी का। बायो फर्टिलाइजर्स का मेन यही है कि ये हमारी सॉइल की क्वालिटी को इनरिच करे, सॉइल की क्वालिटी को एनहांस करे और हमें ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स पे डिपेंड ना रहना पड़े। बायो फर्टिलाइजर्स ये नेचर फ्रेंडली भी होता है और हमारी हेल्प भी कर रहा है, तो एवरीथिंग इज बेस्ट, सो व्हाई नॉट। फिर माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोलेशन, हमने सारी चीजें देख ली है। बाय बाय अभी के लिए। तो आज हमने पूरा चैप्टर, ये वाला छोटा ही था, इतना कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी एक बार ध्यान से रीड कर लेना, और जहां भी मैंने लेक्चर में ऐसे बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज आ चुके हैं। और थैंक यू।